तो आज के क्लास में हम सीपीयू शेड्यूलिंग का ऐसा एग्जांपल देखने वाले हैं जिसमें आपके पास सीपीयू टाइम तो होता ही होता है। सीपीयू टाइम मतलब जिसको आप अगर आप देखो तो सीपीयू टाइम होता है। सीपीयू टाइम को ही आप एग्जीक्यूशन टाइम भी बोलते हो, एग्जीक्यूशन टाइम या ईटी बोलते हैं आप इसको, ठीक है। इसी को आप बर्स्ट टाइम भी बोलते हैं, ठीक है, बर्स्ट टाइम, या आप इसको बीटी बोलते हैं, ठीक है। या आप क्या बोलते हो इसको, बीटी, बर्स्ट टाइम या बीटी बोलते हो, ठीक है। तो आज हम जो एग्जांपल देखने वाले हैं उसमें सीपीयू टाइम तो आपके पास गिवन ही होगा, साथ में आपके पास आईओ टाइम भी गिवन होगा। तो हम ऐसा एग्जांपल सॉल्व करेंगे बच्चे जिसमें आपके पास मिक्स बर्स्ट टाइम विथ आईओ आईओ टाइम की हम बात करेंगे, ठीक है। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके पास एग्जांपल गिवन है, ये देखो आपके पास प्रोसेसेस हैं P1, P2, P3, P4। 80 मींस अराइवल टाइम। P1 का अराइवल टाइम है 0, P2 का है 2, P3 का है 3, P4 का है 4। ये प्रायोरिटीज गिवन है। अब अगर आप यहां देखो तो एक सीपीयू टाइम यहां दिया हुआ है, एक सीपीयू टाइम यहां दिया हुआ है। इसको आप बोल सकते हैं सीपीयू 1, ये सीपीयू 2, ठीक है। अब ये दो सीपीयू टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम क्यों दिए हुए हैं ये अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये आईओ टाइम गिवन है, ये आपका इनपुट आउटपुट टाइप गिवन है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग लगानी है, लेकिन प्रिमिटिव, ठीक है। मोड कैसा रखना है, प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग यूज करना है। तो क्राइटेरिया क्या हो गया, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। मोड क्या हो गया, प्रिमिटिव। कैलकुलेट क्या क्या करना है आपको, कंप्लीशन टाइम दैट इज सीटी। टीटी मतलब टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है। डब्ल्यूटी मतलब वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। और आरटी मतलब रिस्पॉन्स टाइम कैलकुलेट करना है हर प्रोसेस का, मतलब P1 का, P2 का, P3 का और P4 का। अब ये CPU 1 और CPU 2 को पहले हम समझते हैं, उसके बाद हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप याद करो, जब हम स्टेट्स पढ़ा करते थे, ठीक है, स्टार्टिंग के क्लासेस में हमने जब स्टेट्स की बात की थी कि कौन कौन से स्टेट से होकर कोई प्रोसेस कहना चाहिए पूरी की पूरे लाइफ साइकिल में, पूरे के पूरे लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्टेट से होकर वो जाता है, ठीक है, या कौन कौन से स्टेट्स होते हैं एक प्रोसेस के लाइफ साइकिल में, हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है प्रोसेस स्टेट डायग्राम से। तो याद करो होता क्या था, हमारे पास n नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते थे, मान लो P1, P2 ऐसे कर करके Pn। अब उसमें से कुछ प्रोसेस को हम रेडी क्यू में लाते हैं, मान लो मैंने लाया P1 और P2 को, और इनमें से कुछ प्रोसेस आपका कहां जाता था, कुछ बोल रहा हूं सॉरी, इनमें से एक प्रोसेस डिस्पैचर क्या करता था, सिलेक्ट करता था, जिसको रनिंग स्टेट में लाया जाता था। रनिंग स्टेट का मतलब क्या हुआ, रनिंग का स्टेट का मतलब सिंपल मतलब यह है कि जिसको सीपीयू मिलेगा। तो यहां आपके न्यू स्टेट से कुछ प्रोसेस रेडी स्टेट में आते हैं, और रेडी स्टेट से एक प्रोसेस को आप पिक करते हो। अगर मैं यूनी प्रोसेसर सिस्टम की बात कर रहा हूं तो, ठीक है, तो सपोज दैट मैंने P1 प्रोसेस को पिक किया, तो P1 प्रोसेस को सीपीयू मिल गया, ठीक है। रनिंग स्टेट मतलब सीपीयू मिल गया, तो अच्छी बात है, यहां इसको सीपीयू मिल गया, ठीक है। सीपीयू मिलने के बाद इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ सपोज दैट, लेकिन इसने बोला कि मुझे इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है, आईओ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे ही आईओ की रिक्वायरमेंट होती है, मैंने आपको बताया था कि यहां से वो प्रोसेस कहां चला जाएगा, वेटिंग क्यू में। क्यों, क्योंकि सीपीयू बोलेगा मैं आईओ की रिक्वेस्ट सॉल्व नहीं कर सकता हूं। क्यों, क्योंकि आईओ की जो रिक्वेस्ट होती है उसमें आपको टाइम लगेगा, ठीक है, इसलिए आपको अलग से क्यू में जाना पड़ेगा। तो आप कहां चले जाते हो, वेटिंग क्यू में। ध्यान रखो कहां चले गए, वेटिंग क्यू में। तो पहली बार जो सीपीयू मिला उसको हम सीपीयू 1 बोलेंगे, ध्यान रखो। पहली बार जो P1 को सीपीयू मिला उसको हम क्या बोलेंगे, सीपीयू 1। उसके बाद वो क्या करेगा, इनपुट आउटपुट का वेट करेगा, ठीक है। अब इनपुट आउटपुट में उसको जो टाइम लगा उसको आप क्या बोलोगे, आईओ टाइम, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था डायरेक्टली वापस से रनिंग स्टेट में नहीं जा सकता है, इसको फिर से रेडी स्टेट में जाना पड़ेगा, और रेडी स्टेट के बाद फिर से उसको सीपीयू चाहिए होगा एग्जीक्यूशन के लिए। जब दोबारा P1 को फिर से सीपीयू मिलेगा वो कहलाएगा सीपीयू 2, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले मैंने मेरे एग्जांपल में सीपीयू 1 लिखा हुआ है, क्योंकि पहली बार जब सीपीयू उसको मिला, उसके बाद क्या मिलेगा, अगर उसको आईओ डिवाइस की रिक्वायरमेंट है तो क्या हुआ, आईओ के लिए उसने अपना एग्जीक्यूशन में जो भी टाइम लगाया उसको हम आईओ टाइम बोलेंगे। वापस से रेडी क्यू में जाएगा, और रेडी से फिर से रनिंग स्टेट में जब जाएगा तो फिर से सीपीयू मिलेगा, दैट इज सीपीयू 2। तो अब वापस से हम एग्जांपल पे आते हैं बेटा। तो अगर आप एग्जांपल पे देखो तो यहां देखो आपके पास क्या है, आपके पास पहला है सीपीयू 1
और फिर आयो टाइम है, जो आयो में आपको टाइम लगा, और फिर सीपीयू 2 है, ये आपका सीपीयू 2। मतलब जब दोबारा आप रेडी क्यू में वापस आए तो रेडी क्यू के बाद फिर से जब सीपीयू आपको मिला, उस टाइम को आप यहां सीपीयू 2 बोल रहे हैं। तो चलिए अच्छी बात है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम जो फॉलो करना है, प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग फॉलो करना है। चलिए अच्छी बात है। अब यहां ध्यान रखिएगा, आपको 2 क्यू बना के चलना पड़ेगा। गैंट चार्ट आपको बनाना है। गैंट चार्ट क्या करता है, रनिंग स्टेट को बताता है। तो गैंट चार्ट हमें बनाना है। चलिए गैंट चार्ट बन गया तो पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें 2 क्यू आप ले लीजिए। गैंट चार्ट मतलब रनिंग स्टेटस। अब क्यू 2 कौन कौन से लेने हैं, रेडी क्यू, ठीक है, एक मैंने रेडी क्यू बना लिया, और एक आयो क्यू बना लो। क्यों, क्योंकि आपको देखो सीपीयू भी है, उसके बाद आयो के लिए वेट करेगा, तो आयो क्यू भी बना लो। ठीक है, तो आयो में जो टाइम लगेगा वो हम यहां रख देंगे, आयो इनपुट आउटपुट क्यू हो गया, और यहां से पिक करके हम गैंट चार्ट में लेते आते जाएंगे। ठीक है, अब प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है और आपको बताया नहीं गया है कि लोअर वैल्यू को आप हाई प्रायोरिटी मानोगे या हायर वैल्यू को लो प्रायोरिटी मानोगे। तो मैंने आपको एक फंडा बताया हुआ था, ठीक है, जो मैक्सिमम बुक्स में है, कि अगर आपके पास गिवन नहीं हो तो मैं क्या मान के चलूंगा, लोअर द वैल्यू हायर द प्रायोरिटी, लोअर द वैल्यू हायर द प्रायोरिटी। तो अगर देखा जाए तो 1 की प्रायोरिटी हायर है, अगर एक साथ पूरे के पूरे प्रोसेसेस आ जाए तो 1 वाले की जो कहना चाहिए प्रायोरिटी होगी वो सबसे हायर होगी, फिर 2 वाले की, फिर 3 वाले की, फिर 4 वाले की। चलिए अच्छी बात है, ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, तो ये चीज भी हमें क्लियर हो गई। उसके बाद अब हम अगर देखें तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं चालू कहां से करूंगा, 0th यूनिट ऑफ टाइम से चालू करूंगा। ठीक है, जब 0th यूनिट ऑफ टाइम से चालू करूंगा तो रेडी क्यू में केवल P1 प्रोसेस आएगा। देखो 0th यूनिट ऑफ टाइम पे अराइवल टाइम जो है केवल एक का है। ठीक है, केवल 0th यूनिट टाइम पे केवल P1 आया है, तो कोई कंपटीशन नहीं है, प्रायोरिटी देखने की जरूरत ही नहीं है, केवल P1 ही है। ठीक है, लेकिन प्रिमिटिव मोड में है तो हम केवल 1 यूनिट तक मौका देंगे और फिर उससे सीपीयू छीन लेंगे, केवल 1 यूनिट ऑफ टाइम देंगे हम। ठीक है, तो P1 की बात करें तो सबसे पहले P1 को मौका मिलेगा और सबसे पहले हमें CPU 1 को कंप्लीट करेंगे। जैसे ही पूरा CPU 1 कंप्लीट होगा फिर आयो का मौका आएगा, जब पूरा आयो कंप्लीट होगा तो फिर CPU 2 का मौका आएगा। ये ध्यान रखना, इस कहना चाहिए सीक्वेंस में हमको इसको सॉल्व करना है। तो P1 को कितना यूनिट ऑफ टाइम चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, CPU 1 से देखो 1 यूनिट ऑफ टाइम। तो P1 आता है और सबसे पहले रेडी क्यू से हटता है। ठीक है, और ये आके इसको रनिंग स्टेट में 1 यूनिट ऑफ टाइम लगता है और ये पूरा एग्जीक्यूट हो जाता है। तो सीपीयू 1 जो है पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो चुका। ठीक है, जब ये पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया तो ये आयो के लिए वेट करेगा। आयो में कितना यूनिट ऑफ टाइम वेट करेगा, 5 यूनिट ऑफ टाइम। तो P1 चला गया आयो में। क्यों, क्योंकि अब इसका ए वाला प्रोसेस कंप्लीट हुआ, अब आयो पे जाएगा। जब आयो 5 यूनिट हो जाएगा तो 3 यूनिट सीपीयू फिर चाहिए उसको। तो ध्यान रखना P1 यहां तक आ चुका है, इसके बाद 5 यूनिट ऑफ टाइम होने के बाद P1 का आयो का क्यू जो होगा, जो आयो का वेटिंग होगा वो खत्म हो जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो 1 यूनिट, अब मैंने यहां आयो क्यू में P1 को रख दिया, P1 का CPU 1 वाला वैसे ही एग्जीक्यूशन कंप्लीट है। अब बात करते हैं 1 यूनिट ऑफ टाइम पे कोई आया है क्या, देखो कोई भी नहीं आया है। इसका मतलब 1 से 2 तक जो सीपीयू है वो आपका आइडल बैठा रहेगा। तो देखो 1 to 2 सीपीयू आपका आइडल स्टेट में है, ये आइडल स्टेट में आपका बैठा है। ठीक है, तो सीपीयू आइडल बैठा हुआ है। चलिए अच्छी बात है। 2 यूनिट ऑफ टाइम पे P2 आ गया, तो रेडी क्यू में P2 आया। ठीक है, अब जब P2 आया तो कोई और तो प्रोसेस है नहीं, तो प्रायोरिटी देखने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास मल्टीपल प्रोसेसेस होंगे तब प्रायोरिटी की देखने की जरूरत पड़ेगी। अब ये अकेला है तो P2 को ही एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन P2 को सीपीयू कितना चाहिए, 3 यूनिट ऑफ टाइम, और ये प्रिमिटिव है इसलिए मैं केवल 1 यूनिट चलाऊंगा, तो 2 यूनिट अभी भी बचेगा। तो P2 यहां से प्रीएम्प्ट हुआ और उसको रनिंग स्टेट मिला और 2 to 3 यूनिट ऑफ टाइम तक चला, 2 to 3 यूनिट ऑफ टाइम तक चला। ठीक है, तो अभी भी 2 यूनिट ऑफ टाइम इसका बचा हुआ है, लेकिन 3 यूनिट ऑफ टाइम पे P3 भी आ गया। ठीक है, और इसको तो 1 यूनिट चलना था, उसका फिर से P2 भी आपका रेडी क्यू में है। ठीक है,
अब आपके पास, क्योंकि 1 यूनिट ऑफ टाइम ही चला सकते हैं हम, प्रिमिटिव मोड है क्योंकि, ठीक है। अब P3 और P2 दोनों आपके रेडी क्यू में है, P3 और P2 दोनों ही रेडी क्यू में है आपके। अब प्रायोरिटी देखने की जरूरत पड़ेगी। तो देखो P3 का प्रायोरिटी है 1 और P2 का है 3, तो बट ऑब्वियस है P3 को मौका मिलेगा। P3 को क्यों? क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हायर है। लोअर द वैल्यू हायर द प्रायोरिटी, हम ऐसा मान के चलते हैं अगर कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो, ठीक है। अगर हायर द वैल्यू हायर द प्रायोरिटी लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, हायर वैल्यू को हायर प्रायोरिटी मानेंगे। नहीं दिया हुआ है तो हम लोअर वैल्यू को हायर प्रायोरिटी मान के चलते हैं, ठीक है। तो अब मैंने बच्चे P3 को यहां से प्रीएम्प्ट किया और रनिंग स्टेट में भेज दिया। इसको 2 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए था, ठीक है। अभी भी 1 यूनिट बचेगा, ठीक है। चलिए, तो 3 to 4 यूनिट ऑफ टाइम तक चला, समझते चलना, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। अब देखिए 4 यूनिट ऑफ टाइम पे केवल 1 यूनिट चलेगा। P4 भी 4 यूनिट ऑफ टाइम पे आ चुका है और P3 भी फिर से वापस यहां आ गया, क्योंकि 1 यूनिट ऑफ टाइम ही चलना था और उसके बाद ये भी वापस आ गया। अब आपके पास P2 है, P4 है, P3 है, ठीक है। अब P2 है, P3 है, P4 है, इनमें सबसे हायर प्रायोरिटी कौन है? P3। देखो P3, तो P3 1 यूनिट ऑफ टाइम चलेगा, ठीक है। P3 1 यूनिट ऑफ टाइम चला, 5 तक चला, ठीक है। देखिए 5 तक चला, ठीक है। तो इसका पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन हो गया, CPU 1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट। तो ये कहां जाएगा अब? IO में। तो P3 को यहां से हटा दो और IO में वेट करने दो। कितने देर तक वेट करेगा? 3 यूनिट ऑफ टाइम तक वेट करेगा। मतलब अब इसके बाद 3 यूनिट ऑफ टाइम तक वेट करेगा केवल, इसके बाद 3 यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। अब देखो P1 यहां वेट कर रहा है, 1 यूनिट हो चुका, 2 यूनिट हो चुका, 3 यूनिट हो चुका, 4 यूनिट हो चुका, लेकिन वेट कितना करना है? 5 यूनिट तक। चलिए, अच्छी बात है। अब अगर आप रेडी क्यू में देखो तो आपके पास P2 और P4 ही प्रोसेस हैं केवल, ठीक है, क्योंकि P3 का टाइम कहना चाहिए CPU 1 एग्जीक्यूट पूरा का पूरा हो गया। अब P2 और P4 में से कौन सा चूज होगा? तो P2 है और P4 है, तो ये लोअर द वैल्यू हायर द प्रायोरिटी, P2 एग्जीक्यूट होगा। तो P2 को कितना अभी चाहिए? 2 यूनिट, ठीक है। P2 चाहिए 2 यूनिट, तो P2 यहां से 5 to 6 यूनिट तक चला, ठीक है, ठीक है। और वापस से रेडी क्यू में आ गया, वापस से रेडी क्यू में आ गया। अब अगर देखो तो 1 यूनिट टाइम, 2 यूनिट टाइम, 3 यूनिट टाइम, 4 यूनिट टाइम और 5 यूनिट टाइम, 5 यूनिट टाइम कंप्लीट हुए। P1 को केवल 5 यूनिट ऑफ टाइम तक वेट करना था IO का, तो ये IO से हट जाएगा और वापस से आ जाएगा रेडी क्यू में। क्यों आ जाएगा रेडी क्यू में? क्योंकि 3 यूनिट CPU फिर से चाहिए इसको, 3 यूनिट फिर से CPU चाहिए, तो अब फिर से वापस आ गया रेडी क्यू में। तो P2 यहां से एग्जीक्यूट होकर वापस P2 यहां आया, तो अब आपके पास P4 भी है, P2 भी है और P1 भी है, ठीक है। क्योंकि देखो P2 यहां से पहले प्रीएम्प्ट हुआ, 1 यूनिट एग्जीक्यूट हुआ और मान लो P1 आया और P1 के बाद फिर से P2 भी आ गया। अब 3 यूनिट, 3 प्रोसेसेस हैं, इनको चेक करना पड़ेगा। तो P4, P1 और P2, ठीक है। तो P4, P1 और P2 इनमें सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है P1 की। देखो P1 की लोएस्ट प्रायोरिटी है, तो P1 की लोवेस्ट प्रायोरिटी है, तो P1 चलेगा, लेकिन उसका ये वाला चलेगा, ये वाला CPU चलेगा। तो P1 यहां से चलेगा 6 to 7 तक, ठीक है। यहां से हट गया, यहां 6 to 7 तक चला, वापस से P1 यहां आ जाएगा, वापस से P1 यहां आ गया। क्यों वापस चला गया? क्योंकि एक एक यूनिट ऑफ टाइम ही चलाना है, फिर प्रीएम्प्ट कर देना है, ठीक है। फिर से देखो P4 बचा, P2 बचा और P1 बचा, ठीक है। P4, P2, P1 और P3 का काउंट करते चलो, 3 यूनिट ऑफ टाइम तो नहीं हुआ, नहीं, 1 और 2 ही यूनिट टाइम हुआ है, ठीक है। अब P1, P2 और P4 में से फिर से प्रायोरिटी P1 की हाइयर है, तो अब ये देखो केवल 2 यूनिट बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर 1 यूनिट चलेगा, तो P1 यहां से हटा और P1 यहां आएगा और 1 यूनिट ऑफ टाइम चलेगा, ठीक है। तो अब मेरे पास यहां बच गया P4, P2 और फिर से P1 यहां आ गया, P4 और ये है आपका P4 के बाद, सॉरी, ये आपका ऐसा है P4, P2 और P1 यहां से फिर से प्रीएम्प्ट हुआ और यहां आ गया। ये तो पूरे के पूरे। अब अगर आप देखो तो P3 का IO कंप्लीट है, 1 यूनिट ऑफ टाइम, 2 यूनिट ऑफ टाइम, 3 यूनिट ऑफ टाइम। तो P3 IO से यहां से हटा, क्योंकि 3 यूनिट ऑफ टाइम कंप्लीट हो गया, तो इसका वेटिंग जो कहना चाहिए IO क्यू से हटा और कहां चला जाएगा? रेडी क्यू में। क्यों? क्योंकि फिर से तो CPU चाहिए, तो जो P3 था फिर से यहां आ गया, ठीक है। अब मुझे यहां से 4 प्रोसेसेस हैं, इनमें से पूरे रेडी क्यू में 4 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। अब इनमें से चूज करना पड़ेगा मुझे,
तो P1, P2, P3 और P4 समझते चलो। P1, P2, P3 और P4, ठीक है। और यहां देखो, अगर आप कहना चाहिए P2 की बात करो तो P2 1 यूनिट चल चुका है और 2 यूनिट चल चुका है, तो केवल 1 यूनिट और चलना बचा है। चलिए ठीक है। अब P1, P2, P3, P4 में से सबसे हायर प्रायोरिटी किसकी है? P3 की, ठीक है। और कितना इसका सीपीयू चाहिए? अब जो सीपीयू 2 है 1 यूनिट चाहिए। तो पहले P3 को मौका मिलेगा और P3 यहां से चलेगा क्योंकि हायर प्रायोरिटी है इसकी, और 1 यूनिट ऑफ टाइम तक चलेगा, 9 यूनिट तक चला और केवल 1 यूनिट चाहिए था। तो P3 परमानेंट कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो P3 का काम तो कंप्लीट पूरा। पहले ये वाला, फिर आईओ इनपुट का आईओ क्यू में वेट, और फिर सीपीयू लास्ट वाला, ठीक है। क्यों? क्योंकि रेडी क्यू से फिर से उसको सीपीयू मिल गया, उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास P1 बच गया, P2 बच गया और P4 बच गया, 3 बच गए। अब देखिए, तो अब P1, P2, P4 में से P1 को मौका मिलेगा, देख लीजिए P1 को मौका मिलेगा, और P1 का यहां केवल 1 यूनिट टाइम बचा हुआ है दूसरे वाले सीपीयू का। तो P1 यहां 9 से लेकर 10 तक चलेगा और P1 भी टर्मिनेट हो गया। P1 का भी पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, सीपीयू 1 भी हो गया, आईओ भी हो गया, सीपीयू 2 भी हो गया। चलिए अच्छी बात है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट। अब अगर हम बात करें तो अब हमारे पास प्रोसेस बचते हैं P2 और P4, केवल P2 और P4 बचते हैं। अब अगर आप देखो तो जो P2 और P4 हैं उसमें से P2 की प्रायोरिटी हाई है P4 के कंपैरिजन में, लोअर द वैल्यू हायर द प्रायोरिटी। और इसको केवल पहला वाला जो सीपीयू था वो पहला वाला सीपीयू अभी चलना है, ठीक है। पहला वाला सीपीयू 1 यूनिट चलना है, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहां पास समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं क्लीन कर दूं, जस्ट अ मिनट। अब देखो, ठीक है। अब अगर आप देखिए तो अब आपको समझ में आएगा ये पूरा कंप्लीट है, ठीक है। P1 पूरा कंप्लीट है और P3 पूरा कंप्लीट है, ठीक है। लेकिन इसका अभी केवल सीपीयू 1 चला है, केवल 1 चला है, केवल 1 चला है, ठीक है। और P4 को तो मौका ही नहीं मिला है, P4 को भी मौका ही नहीं मिला है, ठीक है। अब देखो, जब ये पूरा का पूरा ए वाला कंप्लीट होगा तब जाके आईओ पे जाएगा। तो अब यहां देखो मौका मिला, अब P2 चलेगा 11 तक, P2 चला 11 तक, तो ये पूरा का पूरा सीपीयू कंप्लीट। और अब P2 आईओ में वेट करेगा, तो यहां P2 अब यहां आ गया, यहां से हटा और आपका आईओ के लिए वेट करेगा, क्योंकि 3 यूनिट ऑफ टाइम तक वेट करेगा। तो आगे जब तक 3 यूनिट ऑफ टाइम तक चलेगा तब तक P2 आईओ क्यू में वेट करता रहेगा। जैसे ही 3 यूनिट ऑफ टाइम कंप्लीट होगा P2 रेडी क्यू में आएगा और फिर वापस से 1 यूनिट सीपीयू लेके एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं। तो यहां तक बात समझ में आ रही है। अब P2 ने 11 यूनिट ऑफ टाइम पे अपना कंप्लीट कर लिया और वो वेटिंग क्यू में चला गया। अब अकेला देखो कौन बचा है, केवल P4 बचा है। लेकिन ध्यान रखना 3 यूनिट टाइम तक ही वेट करेगा। अब P4 अकेला बचा है तो P4 ही चलेगा। अब P4 आएगा, उसको कितना सीपीयू चाहिए? 2 यूनिट, 2 यूनिट सीपीयू चाहिए P4 को। तो 11 टू 12 चला, ठीक है। और अब देखो कोई प्रोसेस ही नहीं है, तो 12 टू 13 चला, कोई प्रोसेस ही नहीं है, क्योंकि P2 का नंबर कब आएगा? 3 के बाद। तो P2 के बाद देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, अभी 1 यूनिट और चलना है। तो अब P4 ने तो अपना पूरा का पूरा एक काम कंप्लीट किया, ठीक है। और उसको भी आईओ चाहिए, तो यहां से रेडी क्यू से हटा और वो आईओ के लिए वेट करने लगा। लेकिन वेट कितना करना है? 4 यूनिट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। अब P2 का देखो कंप्लीट हुआ क्या? 1 2, केवल 2 यूनिट अभी कंप्लीट हुआ है, तीसरा यूनिट बचा हुआ है। तो कोई भी प्रोसेस ही नहीं है एग्जीक्यूशन के लिए, कोई भी प्रोसेस ही नहीं है। तो 13 टू 14 यूनिट ऑफ टाइम तक सीपीयू आपका फिर से आइडल बैठेगा। जैसे ही आइडल बैठा, P2 का देखो 1 यूनिट ऑफ टाइम, 2 यूनिट टाइम, 3 यूनिट टाइम, क्योंकि P2 के बाद 1 2 3 आईओ में इतना ही वेट करना था। देखो P2 को आईओ में 3 यूनिट ऑफ टाइम ही वेट करना था। 3 यूनिट ऑफ टाइम जैसे ही कंप्लीट हुआ, P2 कहां आ जाएगा? आईओ क्यू से रेडी क्यू में, ठीक है। और अब रेडी क्यू में केवल P2 ही है, तो P2 को कितना सीपीयू चाहिए? 1 यूनिट ऑफ टाइम। तो P2 अब आएगा और 1 यूनिट ऑफ टाइम सीपीयू लेके एग्जीक्यूट हो जाएगा,
हो गया एग्जीक्यूट, P2 भी टर्मिनेट हो गया यहां से, लेकिन P4 आयो से कब हटेगा? 4 यूनिट ऑफ टाइम के बाद हटेगा। अभी देखो 1 यूनिट टाइम हो गया P4 के बाद, 2 यूनिट टाइम हो चुका है, 2 यूनिट टाइम के लिए सीपीयू फिर से आइडल हो जाएगा, क्योंकि कोई प्रोसेस ही नहीं है, रेडी क्यू में कोई प्रोसेस नहीं है। तो 15 टू 17 यूनिट ऑफ टाइम तक ये आइडल बैठा रहा। अब आपका क्या हुआ? 1 यूनिट टाइम, 2 यूनिट टाइम, 2 यूनिट, 4 यूनिट टाइम हो गया। अब P4 यहां से हटेगा, आईओ क्यू से हटेगा और कहां चला जाएगा? रेडी क्यू में। तो P4 रेडी क्यू में आ गया, अकेला है रेडी क्यू में, तो P4 आएगा, ठीक है। आईओ कंप्लीट हो गया 4 यूनिट का, 1 यूनिट सीपीयू चाहिए, तो 17 टू 18 तक चलेगा और एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाएगा। P2 पहले ही टर्मिनेट हो चुका था 1 यूनिट टाइम के साथ, अब P4 अब टर्मिनेट हो गया। तो देखा जाए तो जो आपका गैंट चार्ट बना कुछ ऐसा बनेगा, जिसमें पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में टोटल 18 यूनिट ऑफ टाइम लगेगा। पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगा? टोटल 18 यूनिट का टाइम। चलिए, अब जब हमारा गैंट चार्ट रेडी हो गया, उसके बाद तो कुछ भी टफ नहीं है, तो बाकी चीजें हम करते हैं। जस्ट अ मिनट। तो अब अगर हम देखें तो अब हमें क्या निकालना है? कंप्लीशन टाइम, दैट इज सीटी, फिर टीटी, दैट इज टर्मिनेशन टाइम, फिर वेटिंग टाइम, डब्ल्यूटी भी बोलते हैं उसको, फिर हम रिस्पॉन्स टाइम भी बोलते हैं, रिस्पॉन्स टाइम आरटी बोल सकते हो, ठीक है। और रिस्पॉन्स टाइम हम कब निकालते हैं? इन जनरल हम रिस्पॉन्स टाइम तब निकालते हैं जब प्रिमिटिव हो, मोड कैसा हो? प्रिमिटिव हो। अदरवाइज रिस्पॉन्स टाइम आपका जो होता है वेटिंग टाइम के बराबर ही आता है नॉन प्रिमिटिव के केस में। तो ये प्रिमिटिव है तो रिस्पॉन्स टाइम निकाला जा सकता है। तो अब चलिए, अब हम इसको देखते हैं। तो अब अगर हम कंप्लीशन टाइम निकाले, तो मैंने बताया था कंप्लीशन टाइम में क्या होता है, जो प्रोसेस है, जो प्रोसेस का सबसे लास्ट ऑकरेंस है गैंट चार्ट में, प्रोसेस के सबसे लास्ट ऑकरेंस में राइट साइड देखो तो उसका कंप्लीशन टाइम दिख जाएगा। जैसे देखो P4 सबसे लास्ट में यहां आया है, कब कंप्लीट हो रहा है? 18 यूनिट ऑफ टाइम पे। तो P4 में 18 यूनिट ऑफ टाइम लिख देता हूं। यहां देखो ये P2 है, P2 कब कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है? 15 यूनिट ऑफ टाइम में कंप्लीट हो गया, 15 यूनिट ऑफ टाइम में। फिर आप देखो P1 और P3 देखना है, तो देखो P1 यहां कंप्लीट हो रहा है, देखो तो 10 यूनिट ऑफ टाइम पे P1 कंप्लीट हो गया। राइट साइड देखना है, ठीक है। तो P1 के राइट में 10, P3 के राइट में देखो तो कितना आ रहा है? 9। P3 का लास्ट ऑकरेंस यहां है, लास्ट ऑकरेंस का राइट, तो P3 का लास्ट ऑकरेंस यहां और उसका राइट क्या है? 9। तो कंप्लीशन टाइम क्या आ गया? P1 का आ गया 10, P2 का आ गया 15, P3 का आ गया 9 और P4 का आ गया 18, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम, जिसको हम टीटी बोलते हैं, कैसे निकालते हैं? सीटी मतलब कंप्लीशन टाइम माइनस एटी अराइवल टाइम, माइनस अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो अगर मैं टीटी निकालूं तो टीटी कितना आ जाएगा? 10 माइनस अराइवल टाइम 0, तो 10 माइनस 0 10, ठीक है। 15 माइनस 2 13, 9 माइनस 3 6, 18 माइनस 4 14, ठीक है। अब अगर मैं टर्न अराउंड टाइम के बाद बात करूं वेटिंग टाइम का, तो वेटिंग टाइम कैसे निकालते हो आप? तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टीटी माइनस बीटी, ठीक है। अब दिक्कत यहां ये है कि जो यहां बर्स्ट टाइम है या सीपीयू टाइम है या जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो दो दो हैं, तो कोई बात नहीं। बीटी का मतलब यहां होगा CPU1 प्लस CPU2, बस इतना ही ध्यान रखना है, CPU1 प्लस CPU2। तो देखो CPU1 कितना है? 1 प्लस 3 4, तो टर्न अराउंड टाइम में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो पहले वाले के लिए, तो 10 माइनस 4 वेटिंग टाइम आ गया 6, दूसरे में 3 प्लस 1 4, 13 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 9, फिर 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3, तो 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा? 3, फिर 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3, तो 14 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 11। तो अगर आप देखो तो वेटिंग टाइम क्या हुआ आपका? वेटिंग टाइम टीटी माइनस बीटी हो गया, टीटी माइनस बीटी, और बीटी मतलब CPU1 प्लस CPU2, ठीक है। तो अगर आपने देखा कि WT जो है उसका निकालने का तरीका टीटी माइनस बीटी, बस BT1 प्लस BT2 कर दो, तो दोनों को मैंने ऐड कर दिया। तो अब यहां देखो, यहां क्लियर हो गया मुझे, यहां जो CPU टाइम था 2 प्लस 1
3, ठीक है, तो 2 + 1 3, तो 14 - 3, तो दैट इज 11। ये आपका क्या आ गया, 11 आ गया। ये आपका 6 - 3 3 आ गया, 13 - 4 9 आ गया, ठीक है, और 10 - 4 6 आ गया। तो ये हमारा कुछ ऐसा निकल गया, 6 9 3 और 11, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। अब बात करते हैं रिस्पॉन्स टाइम की। अगर रिस्पॉन्स टाइम की हम बात करें तो रिस्पॉन्स टाइम का मतलब ये हुआ, सबसे पहले पहली बार सीपीयू कम मिला तो सीपीयू जो भी फर्स्ट टाइम पे सीपीयू मिला, और माइनस क्या करते हो, अराइवल टाइम, और वो अराइव कब हुआ। फर्स्ट टाइम सीपीयू कब मिला माइनस अराइवल टाइम। तो कोई भी प्रोसेस को फर्स्ट टाइम सीपीयू मिला मतलब कोई भी प्रोसेस को के राइट में देखते जाओ। पहली बार जब वो प्रोसेस आता है, सॉरी, जब पहली बार वो प्रोसेस आता है तो उसके लेफ्ट में देखते जाओ, वो उसका क्या होगा, फर्स्ट टाइम सीपीयू कहलाएगा। फर्स्ट टाइम जब उसको सीपीयू मिला, तो कोई भी प्रोसेस का पहला अराइवल के लेफ्ट में देखते जाओ। तो P1 जब आया तो उसके लेफ्ट में देखो तो 0 पड़ा हुआ है, तो फर्स्ट टाइम उसको सीपीयू कब मिला, 0th टाइम पे। अराइव कब हुआ था, 0 टाइम पे, तो 0 - 0 कितना हो जाएगा, 0। तो उसको कोई वेट नहीं करना पड़ा, रिस्पॉन्स तुरंत मिल गया उसको, ठीक है। तो रिस्पॉन्स टाइम 0th टाइम था, 0th नोट ऑफ टाइम पे उसको रिस्पॉन्स मिल गया, ठीक है। लेकिन P1 को पूरा कंप्लीट यहां नहीं हुआ है, P1 यहां कंप्लीट नहीं हुआ है, यहां जाके कंप्लीट हुआ है, ठीक है। देखो यहां जाके कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो जितना भी उसको टाइम वेट करना पड़ा वो वेटिंग टाइम के अंदर कैलकुलेट हो जाएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अच्छी बात है, ठीक है। अब अगर आप देखो, तो अब अगर मैं बात करूं रिस्पॉन्स टाइम की P2 की, तो देखो उसको कब रिस्पॉन्स मिला, 2 पे, और 2 यूनिट ऑफ टाइम पे आया था, तो 2 - 2 0, ठीक है। P3 थर्ड यूनिट ऑफ टाइम पे वो आया था, रिस्पॉन्स को थर्ड यूनिट ऑफ टाइम पे ही मिला, तो रिस्पॉन्स टाइम इसका 0 हुआ। 3 - 3 थर्ड यूनिट ऑफ टाइम पे आया है, और अराइवल टाइम 3 - 3 तो 0। अब अगर हम बात करें P4 की, तो P4 देखो 11th यूनिट ऑफ टाइम पे सबसे पहले उसको सीपीयू मिला, और आया कब था, 4 यूनिट टाइम पे, तो 11 - 4 7, 7 यूनिट ऑफ टाइम के बाद उसको रिस्पॉन्स मिला। तो कुछ ऐसे आप रिस्पॉन्स टाइम भी निकाल सकते हो। तो ये क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो जब भी मिक्स बर्स्ट टाइम का क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, बिल्कुल आपका सही होगा।